हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास की अकाउंटेंसी के एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर के एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। चैप्टर हमारे पास है कैश फ्लो स्टेटमेंट और ये क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए जाएंगे ताकि ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने के बाद आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, चाहे उसमें कितना भी डिफिकल्टी लेवल हो, ये क्वेश्चन देखने के बाद आप फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन तो बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रिपरेशन होता है, इसके सारी वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको ज्यादा डेप्थ में डिटेल्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप एक बार जाके जरूर चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। आज के इस लेक्चर में हम आपको एक सिंपल ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिसकी हेल्प से आपका कंप्लीट क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा, एक्यूरेट सॉल्व होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस भी आपका मैच होगा और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स भी होंगे। वीडियो हो सकता है कि आज की थोड़ी लेंथी हो जाए क्योंकि हम आपको समझाने वाले हैं और समझाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन अगर आप एक बार समझ गए और जो ट्रिक मैंने आपको इस लेक्चर में बताई है वो आपने फॉलो कर ली तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। ये है हमारे पास 12th क्लास की अकाउंटेंसी में से कैश फ्लो स्टेटमेंट का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट एक बार दोबारा से रिवाइज करवाएंगे ताकि जब आप ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद फ्री हो जाएं तो आपको सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। अब जैसे कि आपको पता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों ही एक्टिविटीज से कैश इनफ्लो और आउटफ्लो कैलकुलेट करने के बाद फाइनली हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का बैलेंस मैच करना होता है। अगर तो आपका क्लोजिंग बैलेंस मैच हो जाता है मतलब आपने क्वेश्चन सही किया है, लेकिन अगर मैच नहीं होता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक जरूर की है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम ये फॉर्मेट आपको एक बार अच्छे से क्लियर करवा देना चाहते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें अपनी फर्स्ट एक्टिविटी की, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जैसे कि आपको पता है बिजनेस की वो एक्टिविटीज होती हैं जिससे बिजनेस को मेन रेवेन्यू जनरेट होता है। जिस वर्क को परफॉर्म करने के लिए एक बिजनेस एग्जिस्ट करता है, उन एक्टिविटीज से जो भी इनफ्लो और आउटफ्लो होता है उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से होने वाला कैश फ्लो कहते हैं। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है। इस फॉर्मेट में आपको 3 से 4 स्टेप्स सॉल्व करने होते हैं। जैसे स्टेप नंबर 1 आपके पास आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन दिया होगा उसमें आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिया होगा, यानी वो प्रॉफिट दिया होगा जिसमें से टैक्स भी माइनस है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी माइनस है या प्लस है। तो उस सिचुएशन में आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए टैक्स ऐड करना होगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करनी होगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपको पता ही है, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो एबनॉर्मल नेचर के हैं, जैसे लॉस ड्यू टू फायर, या फिर कुछ ऐसे इनकम्स जो एबनॉर्मल नेचर की है, जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करना आपका पहला स्टेप होता है। जो अमाउंट आएगी वो आप यहां पर लिख दोगे। इसके बाद सेकेंड नंबर पे जो भी आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आएगा उसमें आपको नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्लस करनी है। नॉन कैश जिसमें कैश इंवॉल्व है ही नहीं, जैसे अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, डेप्रिसिएशन, लाइक दैट, जिसमें कैश इंवॉल्व नहीं होती। और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो बिजनेस की मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या फिर डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, है ना।
अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपकी इनकम्स हैं तो माइनस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगर आपके एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल बताई प्रोपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, तो वो आपको प्लस करने हैं। सो इतना करने के बाद सेकंड स्टेप आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में अगर आप नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को प्लस माइनस करोगे तो आपके पास सेकंड स्टेप आ जाएगा, वो होगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी ऐसा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसमें वर्किंग कैपिटल अभी चेंज नहीं हुई है, यानी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का कोई भी चेंज रिकॉर्ड नहीं किया गया है। सो अब आपको इसमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के चेंज को प्लस और माइनस करना है। किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। सिंपल है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपको माइनस करना है, और अगर लॉस हो रहा है तो वो आपको प्लस करना है, यानी कि ऑपोजिट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी करंट एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो वो प्रॉफिट होता है, माइनस करोगे। ऐसे ही करंट लायबिलिटी की वैल्यू अगर कम हो जाती है तो वो प्रॉफिट होता है, माइनस करोगे। और इसके ऑपोजिट, करंट एसेट की वैल्यू अगर कम हो जाती है तो वो आपका लॉस होता है, प्लस करोगे। करंट लायबिलिटी की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो वो भी आपका लॉस होता है, आप प्लस करोगे। सो ये सारी डिटेल्स आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगी, कौन सी करंट एसेट और कौन सी करंट लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। उसको प्लस माइनस करने के बाद अब आपके पास आ जाएगा थर्ड स्टेप, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसका मतलब आपने वर्किंग कैपिटल चेंजेस को रिवर्स कर दिया है, अब आपके पास वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ चुका है जिसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस अफेक्ट नहीं है, आफ्टर है। इतना करने के बाद जो वैल्यू आपके पास यहां पर आएगी उसमें से आप नेट ऑफ टैक्स पेड, जो टैक्स आपने पे किया है, जो एक्चुअल पेड अमाउंट है, वो आप माइनस करोगे। हमेशा आपको एग्जाम में कंफ्यूजन होती है कि अगर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हो तो कौन सा प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस करना होता है और माइनस करना होता है, तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। जो भी आपका करंट ईयर का टैक्स होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, वो आपको ऐड करना होता है। यहां पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, इसमें आपको प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करना होता है, कौन सा वाला, करंट ईयर का, और माइनस कौन सा करना होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का। चलिए, नेट ऑफ टैक्स का मतलब है अगर कोई टैक्स रिफंड आया है तो वो एडजस्ट करने के बाद ही आपको माइनस करना है। इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाएगा कैश बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यानी टैक्स जब आप माइनस कर दोगे तो आपके पास कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ जाएगा। देन इसके बाद आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को या तो प्लस या तो माइनस करोगे। अगर वो इनकम है तो प्लस होगी, एक्सपेंसेस है तो माइनस होंगे। इतना करने के बाद फाइनली आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। यानी ओवरऑल आपके पास 4 to 5 स्टेप्स हैं, जिसमें पहला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल आफ्टर वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, एंड फाइनली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एग्जाम में एग्जामिनर सबसे ज्यादा फोकस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ऊपर ही करता है, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं स्टूडेंट्स की। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो सिंपल है। और दूसरा ध्यान एग्जामिनर किस पे देता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बैलेंस को चेक करता है। तो अगर आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश और कैश इक्विवेलेंट को अच्छे से समझ लिया तो बाकी क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। चलिए, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको पता है ऐसी एक्टिविटीज जिसमें हम कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारा पैसा हमसे जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, या फिर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करवा रहे हैं और हम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हैं और हमारा पैसा हमारे पास वापस आ रहा है। दैट इज इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दो ही पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में आपको कैश इनफ्लो और आउटफ्लो इन दोनों की ही बात करनी है।
जैसे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पहला है सेल ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। आपने फिक्स्ड एसेट्स चाहे वो टेंजिबल नेचर की हो चाहे वो इनटेंजिबल नेचर की हो, अगर आपने उसको बेचा है तो पैसा आएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांस रिसीव्ड बैक, आपने किसी को उधार दिया था वो उधार पैसा वापस आ रहा है। रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स। तो ये सब आपका इनफ्लो है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ये सब आपका आउटफ्लो है, ये आप माइनस करोगे। अगर आप परचेज करते हो टेंजिबल या इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, अगर आप इन्वेस्टमेंट परचेज करते हो, या फिर लोन और एडवांसेस किसी को ग्रांट करते हो, किसी को उधार देते हो, तो ये भी आपकी इन्वेस्टमेंट से होने वाला आउटफ्लो है। नेक्स्ट हमारे पास है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटी बिजनेस में परफॉर्म की जाने वाली ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें एक बिजनेस को फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। पैसा उधार लेना या उधार पे लिया गया पैसा वापस करना, इसमें ये दोनों चीजें कवर होती हैं। अगर हम उधार लेंगे तो पैसा आएगा, वो इनफ्लो होगा, प्लस किया जाएगा। अगर हम उधार लिया गया पैसा वापस कर देंगे तो ऑब्वियसली वो आउटफ्लो होगा, हम माइनस करेंगे। सो यहां पर फर्स्ट हमारे पास स्टेप है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी शेयर्स का इशू करना इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये आपने ध्यान देना है। इशू ऑफ डिवेंचर्स, प्रीमियम इंक्लूड करके बट डिस्काउंट को माइनस करके। लोन रिसीव्ड, हमने किसी बैंक से या किसी भी कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट से उधार लिया है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, वो हमें यही ट्रीट करना है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो। नेक्स्ट कैश यूज्ड, यानी कि पैसा वापस करना, माइनस किया जाएगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यानी रीपेमेंट, सो रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑन प्रीमियम, प्रीमियम भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। पेमेंट फॉर बायबैक शेयर्स, पेमेंट ऑफ लोन्स, पेमेंट ऑफ लोन्स शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, दोनों इसमें कवर होंगे। इंटरिम डिविडेंड पेड, फाइनल डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रपोज्ड डिविडेंड, सब इसमें कवर हो जाएगा। तो ये भी इजी है। चलिए फाइनली अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में क्लियर हो चुका है। फॉर्मेट का अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए वीडियो मैंने पहले कहा थोड़ी लेंथी होगी, लेकिन वीडियो देखने के बाद पूरी तसल्ली हो जाएगी। अच्छा, अब स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती पता क्या होती है, जो आप भी एग्जाम में करके आओगे, वो ये है आप क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, क्वेश्चन को ऑब्जर्व नहीं करोगे, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, किस तरह से दिया हुआ है। स्टूडेंट्स की यही गलती होती है, वो बिना ऑब्जर्व किए क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। एक तो क्वेश्चन लेंथी इतना, ऊपर से टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है, और अंत में जाके पता चलता है कि इतना टाइम देने के बाद 30 मिनट्स इस क्वेश्चन को देने के बाद भी आंसर आपका मैच नहीं हुआ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इक्वल नहीं आया, तो दिल पे आपके ना ठेस पहुंचेगी सच में, जब इतना लेंथी क्वेश्चन इतना टाइम लगा के सॉल्व करोगे और आंसर ना आए। तो कुछ सिंपल में स्टेप्स, कुछ ट्रिक्स कह लीजिए, कुछ लर्निंग हैबिट्स में कह लीजिए, आपको बताना चाहता हूं, जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा और दूसरा आंसर भी मैच होगा। अब मैं तो समझा रहा हूं आपको, इसलिए ये वीडियो लेंथी है, नहीं तो अगर बिना समझाए मैं डायरेक्टली सॉल्व करना चाहूं तो ये क्वेश्चन 15 मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व हो सकता है। चलिए, सो स्टेप नंबर वन आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि बिना ऑब्जर्व किए अगर आप ट्राई करोगे क्वेश्चन को तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें प्लस माइनस करनी है। इसलिए ऑब्जर्व करो हमें क्या दिया है। ऑब्जर्व करने का मतलब है कि ध्यान से क्वेश्चन को 15-20 मिनट के लिए पढ़ना नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है हमें क्या दिया हुआ है। जैसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें 31 मार्च 2020 की और 2019 की दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। ये हमारे पास बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज का नोट नंबर 1, मतलब नोट नंबर भी दिए हुए हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, उसका भी नोट नंबर दिया हुआ है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में वैसे मैक्सिमम टाइम्स प्रोविजन फॉर टैक्स ही होता है। सो ये हमारी लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। ऐसे ही एसेट साइड भी हमें फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज। यहां पर करंट इन्वेस्टमेंट आपको पता होना चाहिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में ट्रीट करते हैं हम।
अगर आप चाहो तो इसको करंट एसेट्स मान के वर्किंग कैपिटल चेंज वाले पॉइंट में भी रिकॉर्ड कर सकते हो, तो भी आंसर सेम आएगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन सबको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ट्रीट करते हैं। इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिया हुआ है, और यहां पर टेंजिबल अगर एसेट्स आपने देखनी है तो नोट नंबर 3 है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया हुआ है, जिसमें हमें बताया है कि कितना रेवेन्यू मतलब सेल्स किया दोनों सालों में, अदर इनकम्स कौन कौन सी हैं, ये नोट नंबर 4 में हमें देखना पड़ेगा। टोटल इनकम, कुछ एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, इनमें से कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो ऑपरेटिंग नेचर के हैं और कुछ नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हैं। जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको पता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करने के लिए हमें प्लस माइनस करने होते हैं, तो वो भी हमें यहां पर ध्यान रखना है। ऐसे ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, टैक्स भी हमें दिया हुआ है यहां पर। ये टैक्स करंट ईयर का है और ये टैक्स प्रीवियस ईयर का है, तो ये टैक्स वो है जो हमने पे किया है ड्यूरिंग द ईयर, ये प्रीवियस ईयर का टैक्स है। अब अगर प्रोविजन फॉर टैक्स भी हमें दिया हुआ ना, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमें फिर अकाउंट बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए। सो ये हमारे पास है फाइनल प्रॉफिट 4,58,000, जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये भी हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यही है जहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, जहां से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो प्रॉफिट ये वाला। ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें वर्किंग नोट भी दिए हुए हैं कुछ, जो नोट्स टू अकाउंट्स हैं, ये फर्स्ट नोट टू अकाउंट, सेकंड प्रोविजन फॉर टैक्स हमें दिया हुआ है, मतलब थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन अकाउंट बना के हमें करनी पड़ेगी। देन प्लांट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हमें दी हुई है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी हमें बनाना होगा। नेक्स्ट अदर इनकम्स में ये हमारे पास कुछ इनकम्स दी हुई हैं जो कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमें पता है माइनस करनी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करने के लिए। और ये एक इनकम है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है। आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम मशीनरी ब्रेकडाउन। मशीनरी खराब हो गई थी, इसलिए हमने इंश्योरेंस करवाई हुई थी और इंश्योरेंस का क्लेम हमें मिल गया, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, इसको भी हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए यूज करेंगे। इसके अलावा फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था आपको, पूरे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लग जाएंगे ना, लेकिन अच्छी तरह ऑब्जर्व कर लो हमें क्या क्या दिया हुआ है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, जो आपको एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, उसको आपने टिक करना है अपने क्वेश्चन में। जैसे फॉर एग्जांपल पहली इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है डिबेंचर्स के बारे में, तो डिबेंचर्स देखो आपको क्वेश्चन में कहां गिवन है, उसके आगे जाकर टिक कर दो। टिक करने से आपको बेनिफिट पता क्या होगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे ना, तो ये टिक देख के आपको पता चल जाएगा कि इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है और वो एडजस्टमेंट हमने छोड़नी नहीं है। अगर छूट गई तो आंसर नहीं आएगा या फिर गलत आएगा। सो टिक लगाने का मतलब इसकी एक एडजस्टमेंट है जो हमें सॉल्व करनी है। नेक्स्ट है प्रपोज्ड डिविडेंड, जो कि ऑब्वियसली प्रेफरेंस शेयर्स या फिर इक्विटी शेयर्स के ऊपर दिया जाता है, तो यहां पर भी हम टिक लगा देते हैं, इसके रिगार्डिंग भी हमें एडजस्टमेंट करनी है। नेक्स्ट है प्लांट, यानी कि एसेट की बात हो रही है यहां पर, तो इसके आगे भी हम टिक लगा देते हैं। चलिए, सो 3 एडजस्टमेंट्स हमें गिवन है और 3 टिक हमने लगा दिए, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो हमें पता रहे कि इसके एडजस्टमेंट हमें अभी करनी है। ये हो गया स्टेप नंबर 2, आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन के आगे टिक लगाना। अब स्टेप नंबर 3, एग्जाम में स्टूडेंट्स पता क्या करते हैं, वो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी को सॉल्व करने के लिए, फिर दोबारा क्वेश्चन रीड करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को सॉल्व करने के लिए, और फिर तीसरी और चौथी बार क्वेश्चन रीड करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को सॉल्व करने के लिए। यानी एक क्वेश्चन को आपने 3 से 4 बार रीड किया, 4 टाइम्स आप टाइम लगा रहे हो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। जो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, अब मैं उनको क्या ही बोलूं कि वो कौन है। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है, एक क्वेश्चन को 4-4 बार रीड नहीं करना है। आपको अब करना क्या है, तो स्टेप नंबर 3,
आपको ना एक पूरा फुल फ्लेज फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है और उस फॉर्मेट को 4 हिस्सों में बांट देना है। अब जैसे मेरी स्लाइड तो छोटी है, इसलिए मैंने 4 फॉर्मेट बना दिए हैं। आप एक ही फॉर्मेट लेंथी वाला बनाओ और उसको 4 हिस्सों में बांटो। अब क्योंकि अकाउंट्स के एग्जाम में आपकी एक्स्ट्रा शीट्स वैसे ही बहुत सारी बच जाती हैं, तो ज्यादा स्पेस दे दे के ना आपको ये फॉर्मेट बनाना है। अब सबसे पहले आप लिखोगे क्या, यहां पर लिखोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये हमारे पास आ गया पर्टिकुलर्स। यहां पर हमारे पास आ गई डिटेल और ये हमारे पास आ गई अमाउंट। तो ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट में सबसे पहले आपको पता है कि आपको एक्टिविटी ए कैलकुलेट करनी होती है, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के टोटल 4 to 5 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 में हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सबसे पहले हमें यही चाहिए होता है। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को हम रफ वर्क में सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। यानी जो भी हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया होगा ना, आफ्टर टैक्स और आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वाला, उसको हम सेपरेटली प्लस माइनस करके कैलकुलेट करेंगे और डायरेक्टली यहां पर अमाउंट लिखेंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं वर्किंग नोट नंबर 1, यानी वर्किंग नोट नंबर 1 में से हमने यहां पर जो अमाउंट लिखी है वो आएगी। अच्छा, स्टेप नंबर 2 हमें क्या करना होता है, इन सब में हमें प्लस और माइनस करना होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और नॉन कैश आइटम्स। तो मैं यहां पर लिखता हूं प्लस या माइनस। मैंने दोनों लिखे हैं क्योंकि कुछ आइटम्स प्लस करनी होंगी, कुछ आइटम्स माइनस करनी होंगी, इसलिए प्लस माइनस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसके बाद मैं थोड़ी सी स्पेस छोड़ूंगा। अब क्वेश्चन हमने रीड किया ना, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 आइटम्स हैं जो यहां पर प्लस और माइनस होंगी। तो इतनी स्पेस छोड़ने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, हमें इसमें वर्किंग कैपिटल चेंज को रिकॉर्ड करना है। तो मैं अगेन यहां पर लिखूंगा प्लस और माइनस, क्योंकि हो सकता है प्लस करना हो सकता है माइनस करना हो। सो मैं यहां पर लिखूंगा चेंज इन वर्किंग कैपिटल या फिर चेंज इन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। ठीक है, प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब उसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का ट्रीटमेंट करना होगा। तो यहां पर आपको पता है कि जो टैक्स है वो हमें माइनस करना होता है, टैक्स पेड। अब ये टैक्स पेड नेट होना चाहिए, नेट का मतलब है अगर कोई रिफंड आया है तो उसको भी हम साथ में एडजस्ट करेंगे। टैक्स माइनस करने के बाद हमें प्लस माइनस करनी होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमारी इनकम थी, अभी हमने क्वेश्चन में देखा, तो इनकम ऑब्वियसली प्लस होगी। तो यहां पर हम लिख देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब देखो मैंने किया क्या, मैंने ये पूरा फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया और मैंने देख लिया कि कितनी स्पेस मेरे को लगेगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी को सॉल्व करने के लिए। ऐसे ही आपने अपना नेक्स्ट पार्ट यानी कि बी पार्ट भी यहां पर रफ में प्रिपेयर कर लेना है।
फाइनलाइज तो तब हम करेंगे ना जब हम आइटम्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, आप फॉर्मेट पूरा एक बार बना चुके हो, सीक्वेंस वाइज आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, जो आइटम जहां आएगी उसको वहां रिकॉर्ड करते हुए जाना। सो यहां पर हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आएंगी सीक्वेंस वाइज उसको हम यहां पर रिकॉर्ड करते जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का जो भी कैश इनफ्लो होगा उसको प्लस, जो आउटफ्लो होगा उसको माइनस हम यहां पर कर देंगे। और लास्ट हमारे पास आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब देखो हमें करना क्या है, हम ये तीनों फॉर्मेट आपके सामने ड्रॉ कर चुके हैं। जो भी फॉर्मेट हमारे पास आना चाहिए था वो हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चन को ना सीक्वेंस वाइज स्टार्ट करेंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के फॉर्मेट से स्टार्ट करते हुए नीचे नीचे जाते हुए जो भी आइटम आती जाएगी उसको तुरंत रिकॉर्ड करते हुए फाइनल तक हम इसको लेकर जाएंगे। अब होगा क्या, जब हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे कोई आइटम छोड़ेंगे नहीं, जिसका ट्रीटमेंट जहां आएगा उसका ट्रीटमेंट वहां वहां करते जाएंगे, तो हमसे कोई मिस्टेक होने का चांस ही नहीं होगा। स्टूडेंट्स पता क्या करते हैं, वो पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को सॉल्व करने के लिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पहला स्टेप सॉल्व करने के लिए पूरा क्वेश्चन 5-10 मिनट लगा के पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं। फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन रीड करते हैं। फिर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को ऐसे करते करते 4 या 5 बार क्वेश्चन रीड करके 4 टाइम्स अपना टाइम वेस्ट करते हैं, 4 गुना ज्यादा टाइम लगाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो बस अब हमें करना क्या है, हम सीक्वेंस वाइज स्टार्ट हो जाते हैं। जो आइटम जहां आएगी उसको वहां रिकॉर्ड करते चलेंगे, आइटम छूटेगी भी नहीं, कोई आइटम मिस भी नहीं होगी और आंसर भी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा आंसर। चलिए सबसे पहले हमारे पास आया शेयर कैपिटल। सो शेयर कैपिटल हमारे 12,50,000 के थे, अब 15 लाख के हो गए। कैसे हो गए, ऑब्वियसली हमने मार्केट में शेयर्स इशू किए होंगे इसलिए ये बढ़ गए। तो 2,50,000 के हमने शेयर्स इशू किए हैं मार्केट में। अब इसके आगे टिक लगा हुआ है, यानी इसका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट हमें जरूर करने को कहा गया होगा। तो पहले तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। 2,50,000 के हमने शेयर्स मार्केट में इशू किए हैं, पैसा आया है, इनफ्लो है, कौन सा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। अब स्टूडेंट्स पता क्या करेंगे, वो इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे हो तब आप इसको तो छोड़ ही दोगे ना, जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसका फॉर्मेट पहले ही बना के रख लिया। अब हम डायरेक्टली यहां पर इसको लिख सकते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। ऑब्वियसली ये इनफ्लो है तो प्लस होगा, ठीक है। अब इसकी एडजस्टमेंट भी हमें गिवन है। और एक और चीज, हमें यहां पर वर्किंग नोट भी बनाना है, वर्किंग नोट नंबर 1, जिससे हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मिल सके। तो जो भी हमारे पास नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया होगा उसमें हम प्लस करेंगे टैक्स और माइनस कर देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हर बार माइनस नहीं होती है, ये डिपेंड करता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपकी इनकम है या एक्सपेंस है। अगर तो इनकम है तो माइनस होगी, जैसे कि हमारे केस में इनकम है। अगर एक्सपेंस होगा तो प्लस होगी। चलिए, सो एक टिक लगा हुआ था, उसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट हमें ये दी हुई है। proposed dividend for the year ended 31st March 2020 and 2019 were 10% each। यानी हमें 10% प्रोविजन
प्रोपोज्ड डिविडेंड पे करना है। अब अगर कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो क्वेश्चन में कि इशू कब किए गए हैं, जो एडिशनल शेयर्स है वो कब इशू किए गए हैं, तो ऑलवेज हमें ध्यान रखना है कि जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है उसी के ऊपर डिविडेंड डिक्लेयर होता है। सो प्रीवियस ईयर की अमाउंट हमारे पास गिवन है 12,50,000। सो 12,50,000 का 10% कितना आएगा? यस 12,500, 1,25,000। अब ये 1,25,000 क्या है? डिविडेंड जो हमने पे करना है। तो ऑब्वियसली पे करना है तो ये आउटफ्लो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। हम यहां पर लिखेंगे proposed dividend amount 1,25,000। अब proposed dividend का एक और ट्रीटमेंट कहां पर आता है? यस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर करना, पे करना एक तरह से नॉन ऑपरेटिंग आइटम माना जाता है। लेकिन यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी है कि यहां पर प्रपोज डिविडेंड के रिगार्डिंग कोई ट्रीटमेंट, कोई प्लस माइनस नहीं किया गया। अगर तो यहां पर एक्सपेंसेस में प्रपोज्ड डिविडेंड माइनस होता तब हम उसको वापस ऐड करते ना, जब माइनस ही नहीं किया तो वापस ऐड क्यों करेंगे? सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको प्रपोज्ड डिविडेंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम मानते हुए दोबारा से एक बार प्लस करना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें प्लस नहीं करना है क्योंकि यहां पर प्रपोज डिविडेंड माइनस ही नहीं किया तो प्लस क्यों करेंगे? एक्सपेंसेस में हमने इसको ट्रीट ही नहीं किया। सो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखो हमने शेयर कैपिटल का ट्रीटमेंट पूरा कर दिया ना, अब हमें शेयर कैपिटल को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी एडजस्टमेंट भी हो गई और इसका ट्रीटमेंट भी हो गया। तो ऐसे करते करते हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। जो इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी वो इंफॉर्मेशन जिस फॉर्मेट के अंडर आती होगी उसको वहां रिकॉर्ड करते जाएंगे। आंसर भी आएगा, आइटम भी छूटेगी नहीं, टाइम भी बचेगा, क्वेश्चन को बार बार रीड भी नहीं करना पड़ेगा। सो रिजर्व एंड सरप्लस, सरप्लस 4,71,000, 1,38,000। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है ना, ये देखना पड़ेगा। सो इस पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें सेल्स दिया हुआ है, अदर इनकम्स दी हुई है। अदर इनकम्स नोट नंबर 4 में हमें देखने को मिलेंगे, तो इसको भी अभी छोड़ देते हैं। एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसको तो माइनस होना ही चाहिए, ठीक है। चेंज इन इन्वेंट्री, ये भी ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट, अब ये वो एक्सपेंस है जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है, और नॉन ऑपरेटिंग नेचर का एक्सपेंस हमें क्या करना होता है? प्लस। सो 40,000। अब स्टूडेंट्स इसमें गलती पता क्या करते हैं, वो 30 और 40 का डिफरेंस लेने लगते हैं। भाई इसमें हमें डिफरेंस नहीं लेना है, हमें डायरेक्टली ये 40,000 सिलेक्ट करना है जो कि करंट ईयर का नॉन ऑपरेटिंग नेचर का एक्सपेंस है। सो फाइनेंस कॉस्ट कहां कहां आएगी? पहली तो ये 40,000 है नॉन ऑपरेटिंग नेचर की, तो यहां पर प्लस हो जाएगी। यहां पर हम लिखेंगे प्लस फाइनेंस कॉस्ट। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर आपने यहां पर तो अमाउंट लिखी नहीं, डायरेक्टली 40,000 ऐड कैसे लिख सकते हो? भाई यही तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। अकाउंट्स के एग्जाम में आपके पास बहुत ज्यादा शीट्स होती हैं, एक्स्ट्रा शीट्स होती हैं, बच जाती हैं शीट्स, तो इसीलिए आप थोड़ी ज्यादा स्पेस देके इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर दो। जो आइटम जहां आनी चाहिए उसको वहां लिखते जाओ। अब यहां पर जब हमारे पास कैलकुलेशन करके अमाउंट आएगी तब हम यहां पर लिख देंगे, अभी नहीं है तो खाली छोड़ दो, ठीक है। सो फाइनेंस कॉस्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, प्लस कर दिया। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, लेकिन कौन सा एक्सपेंस है? फाइनेंस नेचर का, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम इसको माइनस भी करेंगे। फाइनेंस कॉस्ट कितना? 40,000। अब स्टूडेंट गलती क्या करेंगे, अगर नॉर्मल वे से वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 40,000 केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करके आ जाएंगे और यहां बाद में करेंगे, और फिर शायद बाद में करने के चक्कर में भूल जाएं या फिर क्वेश्चन को बार बार रीड करके कंफ्यूज हो जाएं। इसलिए हमने साथ में ही दोनों का ट्रीटमेंट कर दिया, एक ही साथ। सो आपको भी एग्जाम में वेट नहीं करना है, तीनों फॉर्मेट एक साथ बनाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है डेप्रिसिएशन।
अब डेप्रिसिएशन यहां पर 45 भी है, 30 भी है, और आपको यह भी पता है कि हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ था क्वेश्चन में कहीं ना कहीं। चलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात तो बाद में करेंगे, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन ये नॉन कैश एक्सपेंस है, करंट ईयर का नॉन कैश एक्सपेंस हमें क्या करना होता है, प्लस। सो इसको हम यहां पर प्लस कर देंगे। क्या इसका ट्रीटमेंट और कहीं आएगा? नहीं। सो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है तो यहां पर प्लस हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस हैं ये हमें नहीं पता। नेक्स्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,08,000 एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,58,000। हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला चाहिए होता है, कितना? जो कि है 5,08,000। अगर आप आफ्टर टैक्स वाला भी लोगे तो 4,58,000 आएगा, है ना? तो यहां पर हम इसको भी सॉल्व कर देते हैं। प्रॉफिट अगर हम आफ्टर टैक्स वाला लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 4,58,000। इसमें टैक्स की वैल्यू हम ऐड कर देंगे। अब टैक्स कौन सा वाला ऐड करना है? जो हमने माइनस किया है 50,000। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 लाख नहीं, 5,08,000। ठीक है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम ये हमें माइनस करनी है, तो जब आएगी तब माइनस कर देंगे। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स 5,08,000 ये हमें पता चल गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इसका भी जो ट्रीटमेंट हम कर सकते थे हमने कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, दैट इज डिबेंचर। सो कंपनी ने उधार लिया है, डिबेंचर्स लिए हैं, जिसकी डिटेल हमें यहां पर गिवन है और टिक भी लगा हुआ है, यानी इसकी कोई ना कोई एडजस्टमेंट भी हमें करनी है। सो पहले डिबेंचर्स हमारे 1,04,000 के थे, अब वो बढ़ के 1,11,000 के हो गए। अगर हम इसको ऐसे देखें तो हमें लग रहा है कि कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं, इनफ्लो है कितना? 7,000 का, लेकिन आगे टिक लगा हुआ है तो इसकी इंफॉर्मेशन एक बार हमें जरूर रीड करनी चाहिए। इंफॉर्मेशन में हमें कह रहे हैं एडिशनल डिबेंचर्स ऑफ 2,50,000 वर इशूड एट पार ड्यूरिंग द ईयर, यानी हमने 2,50,000 के डिबेंचर्स और इशू किए हैं। और जब हमें डिबेंचर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हो तो हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है। तो यहां पर हम डिबेंचर्स अकाउंट बनाते हैं। ये हमारा पहला अकाउंट है, डिबेंचर अकाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डिबेंचर्स ऑब्वियसली लायबिलिटी होती है, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे इसका बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। सो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। सो ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन था 1,04,000 और क्लोजिंग बैलेंस यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, अमाउंट 1,11,000। अब हमने डिबेंचर्स और इशू किए हैं। डिबेंचर्स इशू करना मतलब लायबिलिटी का बढ़ना, और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय बैंक। कितने के डिबेंचर्स इशू किए हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें गिवन है 2,50,000 के। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस और ये माइनस करेंगे। ऑब्वियसली हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है एज कंपेयर टू डेबिट साइड, तो यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगी इसका मतलब वो डिबेंचर्स हमने रिडीम किए हैं, जिनको पैसे वापस किए हैं, तो वो आएगा 2,43,000। तो ओवरऑल इस डिबेंचर अकाउंट से हमें दो इंफॉर्मेशन मिली है। पहली तो ये हमने 2,43,000 रिडीम किए हैं और 2,50,000 इशू किए हैं, तो ये वाली अमाउंट इनफ्लो है प्लस होगी, ये वाली अमाउंट आउटफ्लो है माइनस होगी। तो चलिए इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऑब्वियसली फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो यही रिकॉर्ड करेंगे। सो प्लस इशू ऑफ डिबेंचर्स 2,50,000 और माइनस करेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 2,43,000, माइनस करना है सो ब्रैकेट में। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम आ चुके हैं करंट लायबिलिटीज के ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे सर
अभी तक ना ही ऑपरेटिंग का आंसर आया, ना ही फाइनेंसिंग का, ना ही इन्वेस्टिंग का, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं, आप इसको एक बार समझने के बाद अगर खुद प्रैक्टिस करोगे, 3-4 क्वेश्चंस करने के बाद आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और आपको समझ आ जाएगा कि हम सीक्वेंस वाइज अगर चलेंगे तो क्वेश्चन बार बार रीड नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो यहां पर हमें कह रहे हैं ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल यानी कि करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल चेंज वाले में हमें इसे रिकॉर्ड करना होगा। सो पहले हमारी ट्रेड पेएबल थी 1,89,000, अब ये कम होके हो गई है 15,000। तो करंट लायबिलिटी हमारी कम हो रही है। करंट लायबिलिटी का कम होना यानी प्रॉफिट होना, और प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, माइनस। सो कितनी अमाउंट आएगी ये 1,74,000, ये हमें माइनस करनी है यहां से चेंज इन वर्किंग कैपिटल यानी कि यहां पर। तो लिखेंगे यहां पर हम माइनस इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल, सॉरी इंक्रीज नहीं, डिक्रीज, डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल 1,74,000 माइनस करनी है, सो इसलिए ब्रैकेट में। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है अदर करंट लायबिलिटीज। वर्किंग नोट नंबर 1 में हमें देखने को पता चलेगा कि ये अदर करंट लायबिलिटीज कौन सी हैं। सो ये रहा अदर करंट लायबिलिटीज, इंटरेस्ट पेएबल। ऑब्वियसली ये भी ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है आपकी, 10,000 की थी 23,000 की हो गई, सो लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है। करंट लायबिलिटी का इंक्रीज होना एक तरह से आपका लॉस होता है, और लॉस को हम प्लस करते हैं। सो 13,000 का डिफरेंस है, प्लस हो जाएगा। सो यहां पर हम लिखेंगे इंक्रीज इन इंटरेस्ट पेएबल 13,000। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन के लिए वर्किंग नोट नंबर 2 देखना पड़ेगा, जो कि हमारे पास है प्रोविजन फॉर टैक्स। अब हमें टैक्स पेड भी दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स भी दिया हुआ है, यानी कि हमें इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि एक्चुअल टैक्स हमने कितना पे किया है। क्योंकि जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं तो यहां से हम एक्चुअल टैक्स पेड माइनस करते हैं, वो कैलकुलेट करने के लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। हाँ, एक चीज आप ध्यान रखना एग्जाम में, अगर आपको टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर नहीं दिया होता, अगर आपको क्वेश्चन में ना बताया होता कि आपने ये 50,000 टैक्स पे किया है, नहीं बताया होता और सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी होती कि आपका प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, सिर्फ इतना दिया होता, तो ये हमारा होता प्रीवियस ईयर का टैक्स जो कि हम माइनस करते, और ये हमारा होता करंट ईयर का टैक्स जो कि हम प्लस करते। लेकिन ऐसा नहीं है, अब हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है तो हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहां पर हम प्रिपेयर कर लेते हैं अपना सेकंड अकाउंट, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। ये हमारे पास डेबिट साइड और ये हमारे पास क्रेडिट साइड। प्रोविजन फॉर टैक्स एक तरह से लायबिलिटी होती है, क्रेडिट साइड से इसका बैलेंस स्टार्ट होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। सो ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस हमें गिवन है टू बैलेंस कैरी डाउन 40,000। अब यहां पर दो स्पेस है, एक यहां एक यहां। यहां पर जो हम एक्चुअल टैक्स पे करते हैं वो आता है टू बैंक, और यहां पर जो हमने ड्यूरिंग द ईयर दिया होता है, जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में दिया हुआ था 50,000, वो यहां पर आता है। तो ये वो टैक्स है जो हमने ड्यूरिंग द ईयर पे किया है, इसको हमने प्लस कर दिया हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो बचा कौन सा, हमें ये बैलेंस चाहिए। सो 1,50,000 माइनस 40, ये आ जाएगा 1,10,000। तो ये 1,10,000 टैक्स है जो हमने एक्चुअल में पे किया है, और यही वो टैक्स है जो हम यहां से माइनस करेंगे, माइनस टैक्स 1,10,000। तो ये थी इंफॉर्मेशन जो कि एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी हो गया। अब ये पूरा हमने देख लिया, इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, हम इसको क्रॉस कर सकते हैं। ये है बेनिफिट जो मैंने आपको बताया ना क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, उसका ये है बेनिफिट। इसको दोबारा आप देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें जो इंफॉर्मेशन थी सारी आपने कंज्यूम कर ली हुई है। अब आगे बढ़ो। नेक्स्ट हमारे पास है एसेट्स।
एसेट्स में पहली हमारे पास है फिक्स्ड एसेट्स, जो कि ऑब्वियसली टेंजिबल एसेट है, और इसका वर्किंग नोट नंबर 3 हमें देखना पड़ेगा। तो आइए वर्किंग नोट नंबर 3 हम यहां पर देखते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3 में हमें फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट प्लांट दी हुई है एट कॉस्ट, और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दी हुई है, और हमें यह भी पता है कि डेप्रिसिएशन जो एक्चुअल 45,000 है ड्यूरिंग द ईयर, वो भी हमें गिवन है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो ऑब्वियसली बिना अकाउंट के ये क्वेश्चन सॉल्व तो होगा नहीं, तो हमें यहां पर अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट? एक तो प्लांट अकाउंट और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और आपको याद होगा यहां पर हमारे पास टिक भी लगा हुआ है। टिक लगे होने का मतलब है कि कोई ना कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमें गिवन है। सो यहां पर हमें प्लांट के बारे में दिया हुआ है, प्लांट विद ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 80,000 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 60,000 वाज सोल्ड फॉर 20,000। 80,000 का प्लांट था, 60,000 की उसकी डेप्रिसिएशन यानी 20,000 वाली चीज हमने 20,000 में बेच दी, ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, तो इसको भी हमने इंक्लूड करना है। चलिए जल्दी से अपना प्लांट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट बनाते हैं। प्लांट हमारी एसेट होती है, इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड से स्टार्ट होगा, तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले टू बैलेंस ब्रोक डाउन अमाउंट 1,91,000, और क्लोजिंग बैलेंस यहां पर आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारे पास आ जाएगा 2,18,000। ऐसे ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारी एक तरह से लायबिलिटी की तरह ट्रीट की जाती है, इसका क्रेडिट साइड से ही बैलेंस स्टार्ट होता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कह लो चाहे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कह लो, क्रेडिट साइड से ही स्टार्ट होगा। सो बाय बैलेंस ब्रोक डाउन 1,06,000, और यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 91,000। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए एक मशीन 80,000 वाली जिसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000 है, उसको हम बेचने वाले हैं। तो सिंपल है, जो प्लांट, जो मशीनरी, जो एसेट हम बेचने वाले होते हैं, सिर्फ उसकी डेप्रिसिएशन हमें उसके अकाउंट में ट्रांसफर करनी होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे टू प्लांट, कितनी डेप्रिसिएशन है? 60,000। सर ये 60,000 कहां से आया? भाई मैंने अभी तो बताया, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको कहा गया है कि आप 80,000 वाला प्लांट जिसकी 60,000 की डेप्रिसिएशन है वो 20,000 में बेच रहे हो। तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट जो कि आपने 11th में भी किया था, उसका ये कहना है कि जब हम कोई एसेट बेचने वाले होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसकी जो डेप्रिसिएशन होती है वो हमें यहां पर ट्रांसफर करनी होती है। तो 60,000 डेप्रिसिएशन उसकी डेप्रिसिएशन है जो पार्ट हम बेचने वाले हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000। अब हम इसको पहले बैलेंस करते हैं। इसको बैलेंस करने पे हमारे पास करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया भी हुआ है, 45,000 करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो हमने प्लस कर दिया हुआ है। ऐसे ही अगर हम देखें तो हमने प्लांट बेचा है, तो प्लांट बेचने में पैसा तो आएगा ना, बाय बैंक 20,000। प्लांट बेचने पे ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, इसलिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने पे हमारे पास क्रेडिट साइड ज्यादा है एज कंपेयर टू डेबिट साइड। बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? वो अमाउंट बैलेंसिंग फिगर हमारी कहलाएगी जो प्लांट हमने परचेज किया है। 1,07,000 का प्लांट हमने परचेज किया, 20,000 का सेल किया, डेप्रिसिएशन 60 और 45। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, डेप्रिसिएशन 60 या 45? आपकी करंट ईयर की डेप्रिसिएशन भाई 45 है, यही आपने प्लस करनी थी और हमने कर भी दी है। ये 60,000 सिर्फ उस प्लांट की डेप्रिसिएशन है जिसको हमने बेचा। तो चलिए, अब प्लांट को खरीदना और बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, तो इसको भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। कहां? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो यहां पर हम लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट। हमने प्लांट कितने का बेचा? 20,000 का, और खरीदा भी है तो वो माइनस होगा, परचेज ऑफ प्लांट।
कितने का परचेज किया? 1,07,000 माइनस। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हम कहां पर पहुंच चुके हैं? फिक्स्ड एसेट तक। अब नेक्स्ट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। 13,75,000 से सीधा 16 लाख की हो गई। कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई वर्किंग नोट नहीं है, मतलब ऑब्वियसली हमने और इन्वेस्टमेंट परचेज की है, तो ये भी माइनस हो जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से। तो यहां पर हम लिखेंगे परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स। सो डिफरेंस जो आएगा वो हम यहां पर लिखेंगे 2,25,000। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है करंट इन्वेस्टमेंट। अब ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगी, यानी ओपनिंग बैलेंस है ये आपका। तो यहां पर हम लिख देते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 13,500। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल। अब ये वर्किंग कैपिटल चेंज में जाएंगे। तो सबसे पहले इन्वेंट्रीज की अगर बात की जाए तो इन्वेंट्री हमारी कम हो रही है। करंट एसेट का कम होना आपके लिए लॉस होता है और लॉस को हम प्लस करते हैं। सो 1,05,000 हमारा यहां पर प्लस हो जाएगा। डिक्रीज इन करंट एसेट इन्वेंट्री 1,05,000 प्लस हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, करंट एसेट बढ़ रही है। करंट एसेट का बढ़ना प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट को हम माइनस करते हैं 50,000। तो यहां पर मैं लिख देता हूं माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट 50,000। माइनस करना है इसलिए ब्रैकेट में। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में हम मैक्सिमम सब कुछ देख चुके हैं, सब कुछ सॉल्व कर चुके हैं। अब बचा क्या? सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो अभी भी हमें यूज करनी है वो है ये नोट नंबर 4। तो चलिए नोट नंबर 4 एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बाकी सब तो हमने देख ही लिया हुआ है। ये भी हमारा हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये बच गया। इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। तो ये सारी इनकम्स हमें क्या करनी होती है? ऑब्वियसली माइनस। कहां? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो इंटरेस्ट इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 30,000 माइनस हो जाएगी। डिविडेंड इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम है माइनस हो जाएगी। सो 30 एंड 20 पहले हम ये माइनस करते हैं। इंटरेस्ट इनकम एंड डिविडेंड इनकम। सो इंटरेस्ट इनकम की अगर बात की जाए तो ये हमें गिवन है 30 और नेक्स्ट है 20। अब क्योंकि इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम ऐसे इनकम है जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होनी चाहिए, तो वहां पर हम इसको प्लस भी करेंगे। सो प्लस इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम प्लस क्यों हो रही है? क्योंकि सिंपल है, हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, वहां से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इनकम है प्लस करेंगे। ऐसे ही डिविडेंड इनकम, हमने किसी ना किसी शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया होगा और वहां से अब हमें पैसा मिल रहा है, इसलिए ये भी हम यहां पर प्लस करेंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का ट्रीटमेंट यहां पर किया जाएगा, माइनस 14,000। सो माइनस करने के बाद फाइनल अमाउंट हमारे पास आएगी 4,94,000, जो कि हम कहां पर लिखेंगे? यहां फर्स्ट वैल्यू। सो 4,94,000 जो कि है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लास्ट में हमें दोबारा प्लस भी करनी होती है। सर प्लस करनी थी तो माइनस ही क्यों की? क्योंकि रूल ही यही कहता है। सो 14,000। फाइनली जितने भी ट्रीटमेंट्स हम कर सकते थे वो हम कर चुके हैं। यहां पर अब हमारा कैश और कैश इक्विवेलेंट्स बचा है। तो कैश बैलेंस जो हमें गिवन है क्वेश्चन में ही, ओपनिंग बैलेंस, वो है 2,500। तो यहां पर हम इसको प्लस कर देते हैं। चलिए अब
जैसे कि मैंने कहा था सीक्वेंस वाइज चलोगे तो कोई आइटम छूटेगी नहीं, आंसर भी आ जाएगा, टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा। तो हमारी अब कोई आइटम छूटी नहीं है हमसे। चलिए अब फटाफट हम इसको प्लस माइनस करके इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। 4,94,000 प्लस 40 प्लस 45 माइनस 30 माइनस 20, ये सारा मैं एक ही बार में कर देता हूं और मेरे पास आंसर जो आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मैं वो लिख देता हूं। लेकिन एग्जाम में आपको कैसे करना है आपको पता है। पहले 4,94,000 में ये सारा प्लस माइनस करने के बाद आपको यहां पर आंसर लिखना होगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसके बाद आपको यहां पर आंसर लिखना होगा प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज। फिर यहां पर आंसर लिखना होगा आफ्टर टैक्स और यहां पर फिर लिखना होगा फाइनल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो फाइनल आपका आंसर यहां पर आना चाहिए 3,27,000। ये आपका हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्लस में आ रहा है यानी कि कैश इनफ्लो है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, इन सबको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब यहां पर आपका ज्यादातर बैलेंस नेगेटिव आ रहा है तो ऑब्वियसली आंसर भी नेगेटिव में आएगा। 2,62,000 कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहां पर आप लिखोगे। ऐसे ही लास्ट यहां पर हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस आएगा 92,000, तो यहां पर आप लिखोगे कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इतना सब करने के बाद फाइनली अब तीनों एक्टिविटीज में से जो भी पैसा आपको आया है उन तीनों को आपने प्लस कर देना है। सो 3,27,000 माइनस 2,62,000 क्योंकि ये आपका नेगेटिव आया है ना बी, प्लस 92,000, ये आपके पास आ जाएगा 1,57,000। 1,57,000 में आप प्लस करोगे 16,000 मतलब ये दोनों, इन दोनों को प्लस करने के बाद आपका आंसर आया 1,73,000। तो 1,73,000 ही आपका आंसर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के क्लोजिंग बैलेंस में भी आना चाहिए। आ रहा है क्या? 77,000 प्लस 96,000, इसको प्लस करके आपका 1,73,000 आना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं। $1,73,000 तो करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्टेप्स मैं दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन ऑब्जर्व करना है, रीड करना है। स्टेप नंबर 2 जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी होगी उसको टिक करना है। स्टेप नंबर 3 पूरा एक लेंथी फॉर्मेट, चाहे 2 पेजों का फॉर्मेट बना दो एग्जाम में, लाइनिंग चाहे एक्स्ट्रा छोड़ दो, एग्जामिनर नहीं पूछेगा कि लाइंस क्यों छोड़ी है, और एग्जामिनर को नहीं पता कि आपने पहले कौन सी एक्टिविटी सॉल्व की है। तो स्टेप नंबर 3 पूरे 2 पेजेस का लेंथी फॉर्मेट बना दो और उसको डिवाइड कर दो 4 हिस्सों में। पहला ऑपरेटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग, तीसरा फाइनेंसिंग और चौथा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के लिए। और बस फिर जो आइटम मिलती जाए सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन को स्टार्ट करो। स्टेप नंबर 4 है ये आपका, सीक्वेंस वाइज स्टार्ट करो। जो आइटम मिलती जाए जिसका ट्रीटमेंट जहां पर है विद एडजस्टमेंट उसको वहां वहां ट्रीट करते जाओ। क्वेश्चन की कोई आइटम नहीं छूटेगी। जल्दी प्रैक्टिस करोगे तो आंसर भी जल्दी आने लग जाएंगे और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। एक क्वेश्चन को बार बार रीड नहीं करना पड़ेगा। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ बताया कि कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।